पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, मिस्टेक जो होता है या तो मिस्टेक ऑफ लॉ होगा या मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा। फैक्ट करने का मतलब होता है जो विषय वस्तु को लेके है, जिस चीजों को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो फैक्ट में ही कहीं मिस्टेक हो गया। मिस बेचना कुछ और था, बिक कुछ और गया, समझ कुछ और गया लोगों ने। जैसे मान लीजिए हमने एक फैक्ट्री में शुगर का प्रोडक्शन होता है, चीनी का उत्पाद होता है, और वहां का प्रोडक्शन को बेचने का हम लोगों ने बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। बट पता चलता है जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, इन द मीन टाइम फैक्ट्री के अंदर आग लग गई थी और फैक्ट्री जो है सो ध्वंस, जल के राख हो गया। अब प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मिस अभी तो विषय वस्तु ही नहीं रहा। और मिस्टेक ऑफ लॉ में हो सकता है, या तो इंडियन लॉ हो सकता है या फॉरेन लॉ हो सकता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जब बात करते हैं हम, तो या तो बायलेटरल हो सकता है या यूनिलेटरल हो सकता है। जब अपने बायलेटरल की बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्वालिटी को लेके बात हो गया। मतलब किसी को चाहिए अच्छी क्वालिटी का सुअर चाहिए और सप्लाई हो गया उसे घटिया क्वालिटी का सुगर। एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फैक्ट्री में आग लग गया भाई। आइडेंटिटी, गुड्स को आइडेंटिटी करने में दिक्कत हो गया। टाइटल डिफेक्टिव है, उसका मालिक कोई और है, बेच कोई और रहा है। प्राइस प्राइस करने का मतलब हम सोच रहे 1,000 में मिल रहा है, वो 10,000 में दे रहा है। क्वांटिटी मीन्स हमने ऑर्डर दिया था 5 कुंटल का, उसने सप्लाई कर दिया 4 कुंटल। तो इस तरह से मिस्टेक इसे कहा जाता है। या तो क्वालिटी का हो सकता है, गुणवत्ता का हो सकता है, या उसकी एग्जिस्टेंस का हो सकता है, आइडेंटिटी का हो सकता है, टाइटल का हो सकता है, प्राइस का हो सकता है, क्वांटिटी का हो सकता है। बायलेटरल मीन्स अब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को ये पॉसिबल है जो परफॉर्म किया जा सके। लीगली और फिजिकली दो बातें आती है। लीगली करने का मतलब कानून क्या अलाउ करता है कि बिहार में दारू पीना, दारू बेचना, दारू का उत्पादन करना, सब एक जमाने से, कई सालों से, 3 सालों से, 2015 से बैन है, प्रोहिबिटेड है। बट बिफोर दैट कानून था, लोग ऐसा करते थे। तो लीगली अब क्या हो गया, वो अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिजिकल करने का मतलब क्या हुआ, सपोज चीनी का सप्लाई करना था, एक फैक्ट्री वाले को चीनी का सप्लाई करना था, मान लीजिए किसी व्यापारी को, और रास्ते में एक पुल है साहेबगंज में, और साहेबगंज वाला पुल क्या हो गया, बाढ़ के कारण टूट गया। अब फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उस चीनी की सप्लाई की जा सके अनटिल एंड अनलेस बाढ़ नहीं खत्म हो जाता है, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं हो जाता है, तो ये इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गया। अब आते हैं यूनिलेटरल, ये आइडेंटिटी ऑफ पर्सन हो सकता है या कैरेक्टर हो सकता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मिस्टेक के बारे में, बात कर रहे थे मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कानून का और फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। देखिए आपके बुक में मिस्टेक को बोला, मिस्टेक होता क्या है। मिस्टेक इनोसेंट मीन्स यहाँ पे जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया था, इनोसेंट है, या इरोनियस बिलीव which leads to the party to misunderstood, मिस किसी को मिसअंडरस्टूड करना। हकीकत कुछ और होता है और हम कुछ और समझ लेते हैं। या बायलेटरल बोथ पार्टी, यूनिलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल मिस्टेक व्हेन बोथ द पार्टी, बोथ यूनिलेटरल वन पार्टी, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये अनइंटेंशनल होता है। मिस्टेक क्या होता है, अनइंटेंशनल एक्ट होता है, जहां पे ओमिशन या एरर जो है सो अनकॉन्शियसनेस मीन्स अनजाने में हो जाता है, इग्नोरेंस में हो जाता है, फॉरगेटफुलनेस में हो जाता है, मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस, टू काइंड्स।
It is essential for the creation of the contract that both the parties should agree upon the same thing in the same sense. हम लोगों ने consent के बारे में समझा था. If two persons enter into a contract, each of them thinking about a different subject matter. जब different subject matter पे बात अगर समझ में आती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिस्टेक. यहाँ मिस्टेक क्रिएट हो जाता है. यहाँ पे देखिए about a different subject matter, तो no contract will arise. Mistake of law and mistake of fact. Mistake of law and mistake of fact. Mistake of law में क्या होता है? A mistake of law doesn't render a contract void, as one cannot take excuse of ignorance of the law of the country. आप ये दलील नहीं दे सकते हैं, मिलॉर्ड मुझे तो कानून मालूम ही नहीं था, ऐसा कुछ भी होता भी है. आपके पास कोई एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस का, कानून के इग्नोरेंस का कोई एक्सक्यूज नहीं है. But if the mistake of law is caused through the inducement of another, so the contract may be avoided. Mistake of foreign law is excusable, क्योंकि हमको पूरे कंट्री, पूरे देश का, मीन्स इंटरनेशनल वर्ल्ड का कानून हम नहीं जान सकते हैं, बट हमारे देश का कानून मुझे मालूम होना चाहिए. अगर मुझे मालूम नहीं है तो हमें लीगल एडवाइस लेना होगा. एंड ट्रीटेड लाइक ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अगर फॉरेन लॉ का मिस्टेक हो रहा है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा. एंड कॉन्ट्रैक्ट में बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक. अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड करता है मिसअंडरस्टूड ईच अदर एंड क्रॉस पर्पस करने का मतलब, ऑडी की दो वैरायटी की कार है किसी बंदे के पास, बी क्लास और सी क्लास. बंदा बी क्लास खरीदना चाहता है, वो सी क्लास बेचना चाहता है, तो क्रॉस पर्पस हो गया. तो इसे बायलैटरल मिस्टेक और म्यूचुअल मिस्टेक कहेंगे. व्हेन बोथ द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, ए ऑफर्स टू सेल हिज इन्वेस्टर कार टू बी. बड़े अच्छे से बात किया इन्वेस्टर कार का, और बोला who believes that A has only Fiat car. A offers to sell his investor car to B, but B समझता है who believes that A has only Fiat car. A के पास दो कार, एक Fiat कार भी है और इन्वेस्टर कार भी है, बट B समझता है क्या है? only Fiat कार, और एग्रीज टू बाय हो जाता है कार. ठीक है, तो बी एग्री हो रहा है फिएट बाई करने के लिए, और ए ऑफर किया है इन्वेस्टर बेचने के लिए. तो यहाँ पे जो बोथ पार्टी है थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर सो दैट देयर इज नो रियल कंसेंट, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे वॉइड हो जाएगा. अब आते हैं सेक्शंस 23. यह बात करता है लीगलिटी, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशंस. जी एक एग्जांपल को अभी मैं याद दिलाता हूं. राहुल और राहुल मेरे से बात करने के लिए आया, सर पढ़ना है. मैं बोला पढ़ा दूंगा. मैं बोला फीस, बोला सर दे दूंगा, बट AK-47 दूंगा. क्या दूंगा? AK-47. अब बात को समझेंगे भैया. मैं तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पढ़ाने का, जो ऑब्जेक्ट है पढ़ाना, वह तो एकदम लॉफुल है, लीगलिटी में है, बट कंसिडरेशन जो पास हुआ, मैं जो कंसिडरेशन दे रहा हूं वो तो लॉफुल है,
बट राहुल की तरफ से जो आ रहा है कंसिडरेशंस क्या है, वह लॉफुल नहीं है, क्योंकि AK-47 को सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए, प्रोजेस करने के लिए क्या चाहिए, लाइसेंस चाहिए। और नहीं तो संजय दत्त वाली हाल हो जाएगी। किसकी हाल होगी? संजय दत्त, टाटा लग जाएगा। तो लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये एग्जांपल से समझे। अब आपका किताब क्या कहता है, पॉइंट में क्या कहता है? जब केस लॉ में आएगा समझने में तो समझ में गए, बट लिखने में क्या लिखेंगे? बोलता है कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। ठीक है, मीन्स अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन ऑल द केसेस यह क्या होगा? लॉफुल होगा, अनलेस। लेकिन यदि अगर फॉरबिडन बाय लॉ है, आपको जाके देखना होगा क्या कानून इसे रोकता है। हाँ रोकता है, तो लॉफुल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा AK-47, वाइन का कंजम्पशन इन बिहार इज ऑल्सो फॉरबिडन, तो लॉफुल नहीं होगा। इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर कुछ ऐसा करना, मान लीजिए डिफीट कर देता है किसी प्रोविजंस ऑफ लॉ को। सपोज वाइन सेल का ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वाइन खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट हमारे यहाँ जो एक्साइज एक्ट के अंदर में टोटली बैन किया हुआ है, तो उसको डिफीट करेगा प्रोविजंस ऑफ लॉ को। तो ऐसे कंडीशंस में, या फिरौती लेना भी एक तरह से नॉट परमिटेड, तो डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ लॉ को। अगर फ्रॉडुलेंट है, मीन्स किसी के साथ धोखा देने की बात हो रही, तो भी लॉफुल नहीं है। अगर किसी को इन्वॉल्व्स इंजूरी करता है, इन्वॉल्व्स इंजूरी करता है पर्सन्स और प्रॉपर्टी। अब और समझते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। राहुल मेरे पास आता है पढ़ने के लिए, और राहुल मस्तान है, मतलब गुंडा टाइप का लड़का है, हमको मालूम है। हम बोलते हैं हम पढ़ा तो देंगे, बट मेरा एक बंदा है जो मेरा पैसा लेके बैठा हुआ है, मेरा दुश्मन है, उसको जाके तुम ठोक दो, उसको इंजूरी पहुंचा दो तुम, या उसका कोई मकान है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, उसको जाके तुम इंजूरी करो, फैक्ट्री को में आग लगा दो, फैक्ट्री में कुछ कर दो, बम फोड़ दो, तो क्या हो गया? अगर फैक्ट्री में कर दिया तो प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया, उसके मालिक को जाके ठोक दिया तो पर्सन का नुकसान कर दिया, उसके एम्प्लॉय को ठोक दिया तो पर्सन का इंजूरी कर दिया। तो लीगलिटी में जब बात करेंगे, लॉफुलनेस की बात करेंगे, अगर वो फॉरबिडन है, डिफीट करता है प्रोविजंस ऑफ लॉ, फ्रॉडुलेंट है, इन्वॉल्व्स इंजरी पर्संस या प्रॉपर्टी, तो ये सब क्या हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा। अगर कोर्ट किसी चीज को इमोरल मानता है, इमोरल करने का मतलब नैतिक से बाहर हो, कि कोई अगर इंसान, कुछ नैतिकता की बात होती है एज ए ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स उसे मोरल नहीं मानता है, मतलब इमोरल है, कोर्ट उसे इमोरल मानती है, तो वो भी हो जाएगा आपका अनलॉफुल। एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में सरकार की बहुत सारी नीतियां होती है, आपको नीति को फॉलो करना है। अगर आप सरकार की नीति को अगेंस्ट जाएंगे तो वह अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। सपोज ट्रैफिक रूल्स मीन्स आपको वायलेट नहीं करना है, उसका नियम की पालन करना है, क्योंकि क्योस क्रिएट हो जाएगा अगर ट्रैफिक रूल्स अगर पालन ना किया जाए तो ये भी अनलॉफुल। समझ में आ रहा है आप लोग को? आप लोग सुन पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? यस सर। यस सर। ओके, राहुल तुम्हारा कृष्णा कहाँ है? सर कृष्णा बोल रहा था, बोले क्लास नहीं करेंगे ऐसे ही। अच्छा, और खालिद? खालिद मियाँ कहाँ है? खालिद से हम बात, खालिद तो क्लास कर रहा था, हम पूछे कि क्लास। हाँ बीच में आता है, बीच 2 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, चलो ठीक है। ज्यादा तेज स्टूडेंट्स हैं।
अब आते हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल के बारे में बात किया। एग्जाम्पल भी ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिया है, बट हम क्यों स्टडी मटेरियल को मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। तो अगर हम छोड़ देंगे तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, इसी वजह से मैं हर लाइन को डिलीट कर लेता हूं। बोलता है द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। अभी मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से ले लिया है, मैं जानता हूं जो आगे इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बाय द वे सेम केस लॉ पूछ दिया, कुछ ऐसा पूछ दिया और आपके मन में दुविधा हो गया, तो आप 5 मार्क्स 3 मार्क्स छोड़ के आ जाएंगे। एबीसी एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, जिसका डिवीजन करेगा जो गेन होगा उस मींस एग्रीमेंट से, जो वो लोग काम करेंगे उससे जो गेन होगा उसको एबीसी क्या करेगा, अपने आप में बांटेगा। लेकिन यह जो है सो फ्रॉड मींस वो लोग फ्रॉड करेगा, बात को समझिएगा मेरे भाइयों बंधुओं। मींस पॉकेटमारी कर सकता है, ट्रेन में ठगी का काम कर सकता है, कुछ भी किसी को फ्रॉड करके, मतलब कुछ भी कर ले, फ्रॉड करेगा। तो ये एग्रीमेंट वाइड है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, गेन्स बाय फ्रॉड इज अनलॉफुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए ऐसा कभी होता है, ए बी सी इंटर हुआ और ए ने एक अच्छा प्रॉपर्टी मींस होल्ड करके रखा है और बी सी मांगता है तो नहीं देता है, तो क्या बीसी कोर्ट में जाके इसे सेट असाइड सॉरी इन्फोर्सेबल करा सकता है? नो, नॉट करा सकता है। बीसी तो अंदर जाएगा ही, साथ में ए भी जाएगा, तो क्योंकि फ्रॉड मीन्स एक आपने जो कोई ऐसा गलत काम किया है वो आपका मीन्स डिस्क्लोज हो जाएगा। दूसरा, ए प्रोमिस करता है बी से टू अबैंडन ए प्रोसिक्यूशंस मतलब होता है मीन्स कानूनी प्रक्रिया में मीन्स किसी पे मुकदमा करना। तो ए प्रोमिस करता है बी को जो भाई प्रोसिक्यूशन जो है अबैंडन कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे, हम खारिज कर देंगे, जो मुकदमा चल रहा है उसको हम उठा लेंगे। which he had instituted against B, जो ए ने बी पे एक मुकदमा चलाया था, किस कारण से? रॉबरी। और बी प्रोमिस करता है इसके बदले में जो उसने चोरी किया है उस वैल्यू को रिस्टोर कर देगा। बी ने जो चोरी का सामान है वह ए को रिस्टोर कर देगा, वापस कर देगा। तो ए एग्रीमेंट वाइड हो गया मेरे भाइयों बंधुओं। क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, जो प्रोसिक्यूशंस स्टिपिंग प्रोसिक्यूशंस मींस जो मुकदमा चल रहा है, कानून की जो कानून के अंदर में उसको सजा होना चाहिए थी, क्योंकि उस बंदे ने आईपीसी का धारा मींस चोरी करना क्या है, रॉबरी करना क्या है, प्रोहिबिटेड है, अनलॉफुल है, उसके अंदर में उसको सजा होनी चाहिए थी। बट आप उसको एवेटमेंट करते हैं, उसकी सजा को खत्म करवाने का प्रयास करते हैं, कानून को धोखा देने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलेंगे उसके लिए, तो यह अनलॉफुल हो गया। मींस प्रोसिक्यूशंस को स्टिपिंग करना अनलॉफुल है। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए ए मुकदमा वापस ले लेता है और बी रिस्टोर नहीं करता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए प्रोमिस टू ऑब्टेन बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्वेंट। ये भी बहुत गलत बात है। हम किसी को प्रॉमिस करते हैं यार तुमको सरकारी नौकरी लगा देंगे, उसके बदले में कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 लाख देने का बात होता है। क्या वो ऐसा हो सकता है क्या? इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लीजिए बंदा को नौकरी लग जाता है किसी कारण, बस हमारी पैरवी से हो या ऐसे ही लग गया उसका मेरिट से, और वो बाद में पैसा देने से मुकर जाता है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? मिलॉर्ड को बोल सकते हैं मिलॉर्ड मैंने तो इसको नौकरी दे दिया, 1 लाख देने का बात किया था, इसने तो दिया नहीं? जी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में आप किसी को नौकरी आपके हाथ में है ही नहीं हो। तो इस तरह से पब्लिक पॉलिसी, अप्रोच टू पब्लिक पॉलिसी मैटर्स है। आप किसी को मींस किसी के चांस को खत्म करके किसी को चांस देंगे नौकरी में, और अक्सर इस सरकारी नौकरी में होता है, गवर्नमेंट जॉब में होता है, रेलवे में खूब होता है।
बैंकिंग वगैरह में भी क्लर्क लेवल पे होता है। अब कह रहा है सेक्शन 23 कर रहा है। सेक्शन 25 क्या है? सेक्शन 25 सर विदाउट कंसिडरेशन इज No No Valid. consideration, no contract exceptions. ओके गुड। एक्सेप्शन 23 में पहला पॉइंट बोल रहा है कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। इसको मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। लाइसेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। मैंने सिंपली में बात किया, जो अगर कोई चीज को लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें आप डेल्ट करना चाहते हैं तो विदाउट लाइसेंस अगर ऐसा कुछ है तो ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशंस अनलॉफुल हो जाएगा, चाहे वह AK-47 हो या एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज हो। अच्छा, दूसरा है व्हेन कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स डिफिट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स जो है डिफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, उस केस में भी क्या होगा? जैसे यहां पे जैसे हफीम क्या है? प्रोहिबिटेड है, मतलब उसे डेल्ट नहीं किया। नारकोटिक्स एक्ट के अंदर में हफीम या हीरोइन का यूज करना टोटली प्रोहिबिटेड है। और ए और बी दो बंदा मिलके सेल और परचेज का एग्रीमेंट करता है, तो ये क्या करेगा? इसके बदले में जो पैसा मिले या जो मटेरियल का डीलिंग हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ही क्या है? एकदम डिफिट कर रहा है नारकोटिक्स ड्रग्स एक्ट की जो प्रोविजंस है। तो कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट्स जब डिफिट करता है, ठीक है, नहीं होगा। जब लैपटॉप चालू किया तो लैपटॉप नहीं करना उसको, लैपटॉप ले जा। जब कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट क्या है? फॉरबिडन बाय लॉ है या डिफिट करता है प्रोविजंस ऑफ लॉ को, फ्रॉडुलेंट है। फ्रॉडुलेंट मतलब स्मगलिंग, किसी भी चीज को अगर इंडिया कंट्री से बाहर ले जाना, आउट ऑफ द कंट्री, ऐसा कोई गुड्स है जिसका मीन्स डीलिंग करना बैंड है, उसे आप नहीं, जैसे सपोज टाइगर का जो स्किन होता है, आप उसको स्मगलिंग करते हैं, तो ये सारे चीज हो जाएगा अनलॉफुल, सेक्शन 23 में कवर हो जाएंगे। अगर कंसिडरेशन जो आ रहा है वह डिफिट्स करता है एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। देखिए, एक जमाने में जम्मू एंड कश्मीर में आउटसाइडर जाके वहां का लैंड परचेज नहीं कर सकते थे, 370 पहले, रिवोकेशन से पहले। तो क्या था वहां पे? अगर मान लीजिए कोई बंदा अपने किसी कंसिडरेशंस में अपना पीस ऑफ लैंड किसी को अगर देने का वादा कर लेता है, तो वहां पे और वहां के लॉ को डिफिट कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर के लॉ को, तो कंसिडरेशंस ये भी क्या हो जाएगा? सेक्शन 20 अनलॉफुल हो जाएगा। इंजुरी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, बात हम करी है राहुल के बारे में। जब मान लीजिए कॉपीराइट का वायलेशन हो रहा है, कॉपीराइट का, तो इंजरी है किसी के एसेट्स का। और मैंने फैक्ट्री वाला एग्जांपल दिया था,
राहुल को, राहुल जाके फैक्ट्री में कुछ ऐसा कर जाता है, तो ये सारी चीजें क्या है, या तो इंजुरी टू पर्सन या प्रॉपर्टी है। इमोरल, इमोरल हम लोगों ने कहा था जो मिस नैतिक नहीं है। अब a landlord cannot recover the rent of a house knowingly let to prostitute, मीन्स एक ओनर अपने मकान को प्रोस्टिट्यूशन के लिए दे देता है, और हम लोग जानते हैं एज ए मोरल पॉलिसी मिस प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया बट इन अदर कंट्री। अब कुछ ऐसे कंट्री हैं, मैं कंट्री का नाम मुझे याद नहीं है, वहां पे लीगली है, लीगली ऐसा किया जा सकता है, बट इन इंडिया इट इज नॉट सो। तो ऐसे में अगर एग्रीमेंट हुआ है तो रेंट यहाँ पे ये सब क्या है, अनलॉफुल हो गया, ऐसा ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे अनलॉफुल है। अगर ये रेंट देने से मना कर देती है तो इस मैटर को कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि फोर्सेबल नहीं है। सेक्शन 23 हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 23 बात कर रहा है ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशंस अनलॉफुल कब कब होता है। देखिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मीन्स हम लोगों ने बात किया था सरकार की नीति के अगेंस्ट काम करना। सरकार की नीति के अगेंस्ट में पहला बात ट्रेडिंग विथ इनेमी। मैंने पहले ही फर्स्ट क्लास जब चालू किया था तो वहां पे अपोज, जैसे हम लोगों ने सेक्शन 10 में बात किया था, एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, वहां पे लिखा हुआ है जो अगर हम किसी विदेशी शत्रु के साथ अगर कोई व्यापार करते हैं तो अब वाइड हो जाएगा। अब अनलॉफुल टू ट्रेडिंग विथ एनिमी, अगर हम किसी के साथ, ऐसे लोगों के साथ काम, जब गवर्नमेंट एट वार विथ इंडिया, तो उस केस में विदाउट द लाइसेंस ऑफ द गवर्नमेंट, बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी ऐसा काम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। सपोज चाइना और इंडिया, अगर चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड मीन्स अगर वार घोषित हो जाता है, तो अभी जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एग्रीमेंट होंगे, उसको एट द टाइम ऑफ वार उसको मीन्स अबेटमेंट हो जाएगा, मीन्स रोका जाएगा, स्टॉप आपको करना है। अगर आप कंटिन्यू कर देते हैं तो यह माना जाएगा आपने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी काम किया है और आपके ऊपर लीगल कार्रवाई जो है सो लिया जा सकता है। स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशंस, अगर हम किसी को, मान लीजिए किसी ने कोई घटना किया, किसी ने आके मुझे एक चाटा मारा और मैं उस मैटर को कोर्ट में लेके चला गया, अब हम किसी भी, वो मेरे को बोलता है 1 लाख रुपया दे देंगे तुम केस वापस ले लो, और मैं केस वापस ले लेता हूं, उसके बदले में एग्रीमेंट करता हूं, तो यह स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशंस है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसको आप लोग स्टडी करेंगे, फिर हम लोग, अगर आप लोग को डाउट होगा तो फिर आगे हम चर्चा करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ चैम्पटी, मेंटेनेंस एंड चैम्पटी, इसको समझते हैं, 2 चीजें हैं। मेंटेनेंस, इसको अच्छे से समझ के जाइएगा। मेंटेनेंस एक एग्रीमेंट होता है जिसमें प्रॉमिस करता है मेंटेन सूट इन व्हिच ही हैज नो इंटरेस्ट। अब बात को समझिएगा, एक एडवोकेट है, इसके पास एक विडो, एक महिला पहुंचती है जिसका लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है? लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है। यह महिला, यह जो विडो महिला है, एडवोकेट को कहती है जो मेरा ये लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, तो एडवोकेट कहता है इसके लिए मैं फीस लूंगा 25,000। क्लियर?
यहां तक तो बात चल रहा था, सही था। आगे बोलता है अगर हम केस फेवर में विन करते हैं, अगर मैं केस जिता दूंगा आपको, तो मेरे को आपको क्या देना होगा, उसमें से लैंड में से मान लीजिए 1 करोड़ का लैंड वैल्यूएशन आएगा, तो मुझे 5 लाख चाहिए उससे, या मुझे उसमें से मान लीजिए 10 कट्ठा लैंड है तो 1 कट्ठा लैंड उसमें से मेरे को आपको मेरे नाम करना होगा। दिस इज मेंटेनेंस। चैम्पैटी क्या होता है, हम किसी को असिस्ट करते हैं अनोदर इन लिटिगेशंस इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रोमिस टू हैंड ओवर ए पोर्शंस ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द एक्शंस। अभी देखिए इस लैंड में से क्या मिलेगा उसको, 5 लाख। लिटिगेशंस वाले में से एक्स्ट्रा मनी, फीस के अलावा 25,000। तो द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पटी इज वैलिड अनलेस। तो यहाँ पे मेंटेनेंस, ये वाला फर्स्ट वाला केस, चैम्पर्टी हाँ बता दीजिएगा क्या कहे सर, चैम्पर्टी नहीं समझ में आया। हाँ नहीं नहीं, अभी तो मैं अभी बस स्टार्ट ही अभी तो चालू ही रखा हूँ। चैम्पटी जो होता है, अभी इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ए विडो लैंड का जो मैटर है, वकील कहता है हम 5 लाख एक्स्ट्रा लेंगे लिटिगेशंस वाली प्रॉपर्टी से, जो एक प्रोसीड्स आएगा में से उसको बेच के जो वैल्यू आएगा उसका एक पोर्शन हमें आपको देना पड़ेगा। दैट इज चैम्पटी। मेंटेनेंस क्या होता है, अब यहां पे वकील है, विडो है, लैंड है, लिटिगेशंस है। अब विडो के पास पैसा नहीं है जो उस लैंड के डिस्प्यूट को एडवोकेट के पास या जो खर्च है वो बियर कर सके, तो इसके बीच में एक बंदा बी आता है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यह कहता है जो हम आपको 25,000 या 50,000 सपोर्ट दे रहे हैं, आप अपना लिटिगेशन जो मैटर है उसको आप रिजॉल्व करवा लीजिए। सपोर्ट कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है। तो पहला वाला केस में मेंटेनेंस, वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम कुछ मनी देके, या अगर हम एडवोकेट है तो फिजिकल सपोर्ट, चलो बाद में पैसा फीस ले लेंगे, हम अभी फीस नहीं लेते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो ये हो गया मेंटेनेंस। लेकिन जब चैम्पटी में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं जो ठीक है हम फीस तो लेंगे ही, उसके अलावे उस प्रॉपर्टी से जो आपको अचानक से 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी आएगा उसमें से हम 25% शेयर ले लेंगे, या 5 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, उसके लिए हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। अगर यह एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पटी, मान लीजिए मैंने 50,000 रुपया दिया, या उस प्रॉपर्टी के लिटिगेशन से 5 लाख लेने की बात हो गई, चैम्पटी हो गया, या मेंटेनेंस में 50,000 रुपया दिया, यह वाइड हो जाएगा कब, अगर वो अनरीजनेबल है, मतलब हम 50,000 के बदले 2 लाख रुपया उससे लेंगे, दैट इज अनरीजनेबल। हाँ, एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% होता है बैंकिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वह हम ले रहे हैं तो रीजनेबल है। अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे पास पार्टी के लिए अनजस्ट का मतलब होता है उसके बेनिफिट्स में नहीं, उसके लिए हानि में हो जाए। अनरीजनेबल सो एज टू अनजस्ट टू अदर पार्टी, या इट इज मेड बाय ए मैलिशियस मोटिव। मैलिशियस मतलब मीन्स मॉडिफाइड इंटेंशंस, मीन्स इंटेंशंस वहां पे रॉन्ग है। मैलिशियस मोटिव लाइक गैम्बलिंग इन लिटिगेशंस, और मैं डील करूंगा ऑपरेसिंग अदर पार्टी बाय इंक्रेजिंग अनराइटियस सूट्स और नॉट बोनाफाइड ऑब्जेक्ट्स। समझते हैं? अब हम इस लाइन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेसिंग अदर पार्टी पहला बात, या गैम्बलिंग इन लिटिगेशंस, इनकरेजिंग अनराइटियस सूट्स। देखिए ए और अनिल अंबानी है, अनिल भाई है और मुकेश भाई है, ठीक है।
एक जमाने में आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करता है, जो मेन कंपनी है। एक जमाने में अनिल भाई और मुकेश भाई दोनों ही ओनर थे इस कंपनी का, बट लेटर ऑन 5 years बैक डिस्प्यूट हुआ, फैमिली डिस्प्यूट हुआ, और आरआईएल के जो मालिक हैं आज के डेट में मुकेश भाई हैं। कौन है? मुकेश भाई हैं। अनिल भाई को मिला था आरकॉम मिला था और बहुत सारी कंपनियां मिली, और कोइंसिडेंटली आरकॉम मींस नहीं चल पाई और किसी भी कारण से, डेट की वजह से, और आज के डेट में जियो ने मींस आरआईएल ने, रिलायंस भाई ने, मुकेश भाई ने उसे एक्वायर कर लिया। चलिए सब ठीक है, ये सब होता रहता है। अब हुआ क्या, अनिल भाई थोड़ा सा दिल में उसको दुख होने लगा, इधर को अनिल भाई को दुख हुआ, तो अनिल भाई ने गुंडा हायर कर लिया। क्या कर लिया? या एक वकील हायर किया, और उस प्रॉपर्टी पे अनइंटेंशनल कुछ डिस्प्यूट या एक और, इसको सपोज ऐसा करते हैं, बीपीसीएल भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डील करती है और आरआईएल भी डील करती है। अब बीपीसीएल ने क्या किया, अनिल भाई को पैसे का सपोर्ट दिया और बोला मुकेश भाई वाला जो फैक्ट्री है ना, उस पर डिस्प्यूट खड़ा करो, केस लड़ो, मुकदमा करो, हम सपोर्ट करते हैं, हम पैसा देते हैं। हाँ, अब बदले में क्या हुआ, बोला हम जो 20 लाख देंगे उसके बदले में मान लो हम 50 लाख लेंगे, और तुमको उस प्रॉपर्टी से जो लाभ होगा उसको मान लो जो कुछ हिस्सा तुम जो मिलेगा तुमको, उसमें से भी हम 20% शेयर लेंगे। तो इस तरह से कोई आता है बीच में, इन्वॉल्व होता है और लिटिगेशंस खड़ा करता है, मतलब दो लोगों के बीच में लिटिगेशंस खड़ा करता है, या किसी को इनकरेज करता है जो सूट फाइल करो, जहां पे बीपीसीएल को मान लीजिए कोई बोनाफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं है, बट बीच में अचानक से कूद जाता है। तो यही हो गया आपका मेंटेनेंस एंड चैम्पेटी। मेंटेनेंस में हम सिर्फ पैसा देते हैं, और उस पैसा के बदले में हम सिर्फ पैसा लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं है, अनरीजनेबल नहीं है, तो चलेगा। चैम्पेटी में हम पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स एक्शन से जो आने वाला है उसमें भी भागीदारी लेते हैं, तो वह चैम्पेटी हो जाता है। ओके, क्लियर? I think now it is clear to you, all of you. Anyone have any doubt? No, sir. Okay, thank you. उपासना पूछे थे ना आप? उपासना पूछे थे ना? यस सर। क्लियर है ना अब? यस सर, यस सर। ओके। अब ट्रैफिक रूल, पब्लिक ऑफिसेस, एन एग्रीमेंट टू ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस। ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस बोल रहा है, ट्रैफिक पुलिस वाला वो रास्ते वाला ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा है, इन पब्लिक ऑफिस की बात कर रहा है। मिस किसी को अपॉइंटमेंट, अगर हम इंटरफेयर करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन बेस्ट क्वालिफाइड फॉर सर्विस, उसके बदले में किसी और को डालने का कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस। And policy requires that there should be no money considerations for the appointment to an office. मिस ऑफिस में, पब्लिक ऑफिस में अपॉइंटमेंट करने के लिए पैसे के लेन देन नहीं होना चाहिए, इन विच पब्लिक इज सो इंटरेस्टेड। अगर ऐसा होता है, एग्रीमेंट है, तो वाइड है, उसका एग्जांपल दे रहा है। एन एग्रीमेंट टू पे मनी टू पब्लिक सर्वेंट मीन्स किसी अधिकारी को पैसा देना in order to induce him to retire from his office so that another person may secure his appointment। अब किसी को जाके बोलते हैं भैया तू रिटायर कर जा, हम तेरे को 5 लाख देंगे, क्यों? क्योंकि तू रिटायर करेगा तो हम इसका चेयरमैन बन जाएंगे। सही बात नहीं है, किसी को आप यहाँ पे ट्रैफिक कर रहे हैं आप। दूसरा, एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर पब्लिक रिकॉग्निशंस लाइक पद्म भूषण रिवार्ड इज वाइड। जी, आप किसी अधिकारी जो पद्म भूषण अवार्ड का मीन्स रखवाला है, उसी के सिग्नेचर से अगर मान लीजिए किसी को पद्म भूषण अवार्ड मिलता है, तो कोई बंदा को पद्म भूषण का भूख है, बिना काम किए ही पद्म भूषण चाहता है लेना, और जाके बोलता है उसको पद्म भूषण देने वाले को, जो भैया हम 5 करोड़ देंगे, हमको पद्म भूषण दे दो, और एग्रीमेंट हो जाता है और पद्म भूषण मिल जाता है, और बाद में जिसको पद्म भूषण मिलता है वो पैसा देने से मना कर देता है।
तो जिसने पद्म भूषण दिया था वो कोर्ट चला जाता है। तो इस तरह से बातें थी। यह ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस है। मीन्स आप अगर पब्लिक ऑफिस आपको मिला है तो आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप मिसयूज करते हैं तो अनलॉफुल है और वाइड है, सेक्शन 23 अट्रैक्ट करता है। आते हैं मोनोपोली। पहले बात तो मोनोपोली को समझते हैं। मोनोपोली होता क्या है? आप लोग ओके, अभी मोनोपोली होता क्या है? सपोज आज अभी तो मोनोपोली बहुत कम हो गया। पहले 1969 एमआरटीपी एक्ट हुआ करता था। एमआरटीपी मोनोपोलिस्टिक यह एक्ट जो है सो 1995 नए और 98 99 तक एग्जिस्ट किया है। मोनोपोली में होता क्या था? एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। तो पहले के जमाने में इंडस्ट्री हाउस कंपटीशन बहुत फेयर नहीं था। तो इंडस्ट्री हाउस क्या करते थे, जो अपना उनका साम्राज्य इतना बड़ा करते थे, इतना बड़ा करते थे, जो छोटे छोटे मछलियां को जीवित नहीं रह सकता। कोई भी बिजनेस में वैसा आ ही नहीं सकता था। सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो एक जमाने में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र के ऊपर डिपेंड, मतलब सरकार ही प्रोवाइड करती थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। बट आज के डेट में टाटा कंपनी भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, प्रोडक्शंस भी करती है। सीएससी कोलकाता में जो है सो सीएससी बोल की कंपनी है, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ पावर इन कोलकाता, मेन कोलकाता में। दिल्ली में जो है सो हमारे मुजफ्फरपुर में भी आपने देखा होगा, जो एसएल बोल की कंपनियां थी जो इसमें काम कर रही थी। तो मोनोपोली जब होता है तो एक का अधिकार होता है। तो अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं जिससे जो और लोग भी काम कर रहे हैं उसको हम सेट असाइड करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो इस तरह का कोई एग्रीमेंट होता है तो हम इसको बोलते हैं मोनोपोली। अब हम थोड़ा सा नैरो बेस पे मोनोपोली को समझाते हैं। बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग के लिए मोनोपोली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सपोज एक बिजनेस, आप अगर रिलायंस कंपनी के आप सपोज मैनेजर से और किसी दूसरे कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है सप्लाई करने का किसी प्रोडक्ट, तो उस एग्रीमेंट में आप लिख देते हैं जो अपने जो वेंडर, आपका जो बायर है, जो आप हमारे साथ ही डील करेंगे, एक्सक्लूसिव डीलिंग विथ ओनली रिलायंस कंपनी। आप जो सामान बेचेंगे सिर्फ रिलायंस कंपनी का ही बेचेंगे, किसी दूसरे कंपनी का बेचेंगे नहीं। या किसी से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो बोलेंगे सिर्फ आप रिलायंस को ही बेचेंगे, किसी और को बेचेंगे नहीं। तो ये क्या है? मोनोपोली है। आप मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हैं। मींस ऐसा एग्रीमेंट अगर 50 आदमी से आप कर लिए तो 50 आदमी आप रिलायंस वाले के साथ ही डील करेगा, या तो खरीदने का डील हो या बेचने का डील हो, तो वो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। तो इस तरह के एग्रीमेंट अगर है, मींस अगर बहुत ज्यादा पाया जाता है तो अनलॉफुल हो जाएगा। मैरिज ब्रोकरेज, शादी के संबंध का लेकिन मैरिज ब्रोकरेज किया जा रहा है, तो ये भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। किसी को हम पैसा देते हैं, हायर पे मनी टू ए पर्सन हायर टू प्रोक्योर ए वाइफ। अक्सर कभी कभी होता है, मतलब किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई दोबारा शादी करना चाहता है, तो किसी को पैसा देता है, बोलता है मेरे लिए वाइफ प्रोक्योर करके ला दे। तो क्या हो गया ये भाई? पब्लिक पॉलिसी, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। और पैसा, शादी ब्याह में पैसे का डेल्ट होना मीन्स पैसा, तो ये बहुत ही मीन्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया। दैट इज नॉट मोरल, सो वाइड होगा। अब बात करते हैं, आप लोग बोल सकते हैं सर बहुत सारा शादी.com है, मैरिज ब्यूरो है, तो क्या मैरिज ब्यूरो जो हमारे से फीस लेता है, मान लीजिए 1200, 2000, 1500, तो वो भी तो ऐसा कुछ कर रहा है, वो तो वाइड होना चाहिए? जी नहीं, मैरिज ब्यूरो ऐसा नहीं करता। आपके लिए वाइफ प्रोक्योर करके नहीं लाता किसी के लिए, या किसी के लिए हस्बैंड प्रोक्योर करके नहीं लाता है। वो ओनली डाटा शेयर करता है। ओनली क्या करता है? डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो कोई निगोशिएट नहीं करता है, पैसे के बदले में कोई निगोशिएशंस नहीं करता, किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ओनली आप भैया प्रोफाइल अपलोड करो अपना,
और म्यूचुअली जो है सो डाटा शेयरिंग होता है, और लोग आपस में बात करते हैं, एंड देन जो है सो प्रोसीड करता है मैटर। तो मैरिज ब्यूरो का कोई इसमें नहीं। तो इस तरह से मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स भी वाइड है। अगर हम कोर्ट्स ऑफ जस्टिस में कोई इंटरफेरेंस करना चाह रहे हैं, हम जुडिशियल ऑफिसर को इंड्यूस करते हैं पार्शियली और करप्टली, अपोज्ड पब्लिक पॉलिसी है, वाइड हो जाएगा। सपोज कहीं पे कोई ट्रायल चल रहा है, उसको हम छुपाते हैं, इस तरह से मैटर है, तो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ये सारे पॉइंट्स याद करने का चीज है, और ये सब कॉमन सेंस का भी चीज है। ये चीजें लॉ में है, बट दिस इज ऑल्सो अबाउट कॉमन सेंस। बिना पढ़े हुए भी हम लोग इसको, बट पढ़ के लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा से शब्द बाय शब्द लिखेंगे और ऐसे जवाब देंगे। तो मुझे याद है ये सब चीज बिना पढ़े भी हम एग्जाम दिए थे तो लिख के आए थे। और फर्स्ट टाइम लॉ का एग्जाम जब दिए थे तो मेरे को सीए फाउंडेशंस में 62 या 63 मिला था। मुझे उस समय में अच्छे से इंग्लिश में नहीं लिखने आता था, मैं रुक रुक के मतलब सोचता था फिर लिखता था। और शुरू में मैं फाउंडेशन का जो एग्जाम दे रहा था वो हिंदी में दे रहा था, बट लेटर ऑन मुझे को लगा नहीं भाई हिंदी में तो बहुत मुश्किलें होने वाली है, तो मैंने फर्स्ट सेकेंड टाइम से इंग्लिश में स्विच ओवर कर गया। तो लॉ ऐसा पेपर है, अगर आप कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर दे 20 मीन्स तो लॉ में पास हो सकते हैं। हाँ, कॉमन सेंस अच्छा वाला कॉमन सेंस होना चाहिए, ओवर एक्सेसिव माइंड फ्लो नहीं करना चाहिए। माइंड एकदम मोरल होके अगर जवाब देंगे आप, तो लॉ ऐसा पेपर है जो अगर केस लॉ बेस है, तो मैंने उसमें क्या किया था, खूब केस लॉ खूब लिखा था। मतलब किसी बात को लिखना है, मान लीजिए यहाँ पे ट्रैफिक रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिस, मुझे मालूम नहीं है मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करे एक सेंटेंस बना के, तो मैं बस एग्जाम्पल भर भर के आता था, और मार्क्स मिलता है लॉ में। आप सपोर्टिंग कर सकते हैं, हाँ डिपेंड करता है मार्क्स के ऊपर। तो पहले के और अभी में थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न में वेरिएशन हुआ है। पहले 10 मार्क्स से क्वेश्चन हुआ करते थे, 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 मार्क्स से क्वेश्चन हुआ करते थे। तो ऑब्जेक्टिव नहीं था, एमसीक्यू नहीं था, फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हुआ करता था, एकदम लंबे लंबे क्वेश्चन हुआ करते थे। 5-7 मार्क्स, 5 मार्क्स से नीचे क्वेश्चन नहीं होते थे। हाँ, ट्रू और फॉल्स हुआ करता था, 10 क्वेश्चन हुआ करते थे फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी हुआ करता था, और 20 मार्क्स का हुआ करता था। बट ट्रू एंड फॉल्स ही आधा दम ले लिया करता था। एनीवे, तो हम लोग मैरिज ब्रोकरेज अब जस्टिस के बारे में, अब इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस बोल रहा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है नीचे में, गेन टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट, जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। An agreement by an agent to receive without his principal consent compensations from another from the performance of an agency is invalid। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। देखिए, ए और बी के बीच में एजेंसी एग्रीमेंट है, ए और बी के बीच में एजेंसी एग्रीमेंट है। बी एजेंट है, ए प्रिंसिपल है। बी किसी और पार्टी के साथ कुछ कंपनसेशंस विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल लेने का कुछ ऐसा बात कर लेता है, तो वह इनवैलिड है। विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल अगर कंपनसेशंस की बात, तो कंसेंट विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट, तो क्योंकि एजेंट का जो इंटरेस्ट है उससे बाहर निकल के वो काम करना चाह रहा है। दूसरा एग्जांपल भी बोल रहा है, ए जो मैनेजर है फर्म का एग्रीज टू पास ए कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ 2 लाख प्राइवेटली, यहां पे भी पैसे का लेन देन हो गया, तो क्योंकि इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशंस मींस वो काम ऑब्लिगेशंस है करने का, मींस यहाँ पे तो टेंडर देना है, पास कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब हम किसी को मतलब जो जेन्युइन होगा उसको करेंगे, बट अगर पैसा लेके करेंगे तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सो वाइड हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर बच्चे कोई क्वेश्चन है तो पूछ